everyone, welcome to my channel that is Prose and Poetry Hub. So thank you for subscribing and I'm very much amazed by your support. Thank you so much. Now without any further ado, let's get started with the video. So first of all, as I have already promised that I will be giving you the very important chapter as well as a very nice chapter. Okay, so this is the last lesson. So we will be talking about the last lesson. ठीक है, किसने लिखा? इट इज रिटन बाय अल्फोंसे डाउडेट. ठीक है, इट इज रिटन बाय अल्फोंसे डाउडेट. सो दिस इज वेरी वेरी like nice chapter. In this you will be knowing the impact of war on identity, language and education. सो इधर क्या समझ में आने वाला है कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में हमें देख सकते हैं कि स्टोरी लाइन में जो है हम देख सकते हैं कि वॉर के इम्पैक्ट जो है वो किस किस जगहों में पड़ते हैं. जैसे कि आइडेंटिटी पे पड़ता है, लैंग्वेज में पड़ता है, एडुकेशन में पड़ता है. सो मेन यू विल बी नोइंग हाउ द इम्पैक्ट ऑफ वॉर जो है वो कैसे लोगों के लाइफ को जो है चेंज करता है. ठीक है, सो इम्पैक्ट ऑफ वॉर on identity, language and education is a very important line also. If you want to add it into your long questions, it is very important. ठीक है, so जब आप long questions के आंसर लिखोगे तब make sure you are writing two things. First, the lesson is written, जो last lesson है वो किसने लिखा है? It is written by Alphonse Daudet. Very important. दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो स्टोरी है उसका क्या इम्पैक्ट है. सो इन दिस स्टोरी यू विल बी नोइंग द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड एजुकेशन. एंड उसके बाद आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करना है लिखना व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड. ठीक है, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि राइट द समरी ऑफ द लास्ट लेसन. ठीक है, मान लो उसका 5 मार्क है. सो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंटली ऐड करने ही है. ठीक है, ओके. सो मूविंग टू द नेक्स्ट. सो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, मैंने जो है पूरे चैप्टर को 6 पार्ट्स में, आई थिंक 6 to 7 पार्ट्स में मैंने इसको क्या किया है, अरेंज किया है. ठीक है, एंड उसमें डिफरेंट पॉइंट्स मैंने लाए हैं सो दैट इट बिकम्स रियली ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, सो फर्स्ट इज द मॉर्निंग ऑफ द लेसन. ठीक है, सो फर्स्ट इज द मॉर्निंग ऑफ योर लेसन, फ्रांस जर्नी टू स्कूल. ओके, सो इसमें 2 कैरेक्टर्स, प्रोमिनेंट 2 कैरेक्टर्स आर देयर. फर्स्ट इज फ्रांस. ठीक है, एंड दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे एम हैमिल. ठीक है, एम हैमिल इज द सेकेंड कैरेक्टर, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. ठीक है, ऑफ द होल स्टोरी. ओके, द मॉर्निंग ऑफ द लेसन, फ्रांस जर्नी टू स्कूल. This section establishes the setting, the atmosphere of apprehension and France internal conflict. So हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक माहौल क्रिएट करने वाले हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर स्टोरी में एंटर कर सकें. ठीक है, सो वाइल आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द स्टोरी, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट. ओके, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट एंड बोरिंग वे में मत पढ़ो. ठीक है, ऐसे पढ़ो कि मान लो तुम कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो. ठीक है, ऐसे कोई स्टोरी सुन रहे हो. राइट, ऑलराइट. सो द मॉर्निंग ऑफ द लेसन जो है वो स्टार्ट होता है कि फ्रांस का जर्नी टू स्कूल. ठीक है, दिस सेक्शन ये क्या एस्टैब्लिश करता है, कैसे लोग बैठ रहे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर है, फ्रांस के अंदर क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट वो दर्शाता है. ओके, नेक्स्ट, द टेम्पटेशन टू स्किप. सो फ्रांस जब जो है, फ्रांस इज लेट फॉर स्कूल. मैं पहले ये पढ़ लेती हूँ एंड उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ, much easy for everyone. ठीक है, so the temptation to skip. France is late for school and terrified of being scolded by his teacher M. Hamel. जो टीचर है उसका नाम क्या है, M. Hamel. Because he hasn't prepared his lesson on participles, the warm weather, birds chirping and the Prussian soldiers drilling are incredibly tempting distractions. तो बेसिकली क्या हुआ है, जब फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था
एंड ही वॉज टेरिफाइड, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि वो जो है अगर स्कूल जाता है तो उसे जो है स्कोल्डिंग मिलने वाली है फ्रॉम हिज टीचर दैट इज़ एम हैमिल, क्योंकि उसने जो है अपनी लेसन को प्रिपेयर नहीं किया था ऑन पार्टिसिपल्स, ठीक है, इसीलिए। एंड जो वेदर हो रहा था वो बहुत ही वार्म हो रहा था, बर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा चिर्प कर रहे थे, ठीक है, चिर्पिंग साउंड कर रहे थे, ठीक है। एंड प्रूशियन सोल्जर्स जो थे, प्रूशिया के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक है। एंड ये सब जो है बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, ओके, फॉर हिम इट वॉज वेरी टेम्पटिंग डिस्ट्रैक्शंस, ये डिस्ट्रैक्शंस है, ठीक है। तो वो स्कूल जा रहा था बट ये सब एटमॉस्फेयर से उसे ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, सो ही वॉज थिंकिंग टू स्किप द स्कूल, बट देन ही ही kept all his distractions away and he was moving towards the school. नेक्स्ट इज द क्राउड एट द टाउन हॉल। जो टाउन हॉल है उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा जो है भीड़ जमा हो गई थी। तो इसका मतलब क्या है, देखो, वॉकिंग पास द टाउन हॉल फ्रांस नोटिसेस अ क्राउड गैदर्ड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड होता है, स्कूल में भी देखा होगा बुलेटिन बोर्ड होता है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या नोटिस जो है वो उसमें लगाया जाता है, राइट। सो फ्रांस ने नोटिस किया जब वो टाउन हॉल के तरफ जा रहा था, सो ही नोटिस दैट अ क्राउड गैदर्ड, एक क्राउड जो है बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गई थी, किसके अराउंड, बुलेटिन बोर्ड के अराउंड, ठीक है। फॉर द पास्ट 2 years, ठीक है, 2 years के लिए, फॉर 2 years, पास्ट 2 years जो है जितने सारे खराब न्यूज़ होते थे वो सब जो है नोटिस बोर्ड में लगाया होता था या बुलेटिन बोर्ड में लगाया जाता था, ठीक है। जैसे कि लॉस्ट बैटल्स, कोई भी बैटल अगर हार जाता था, ठीक है, वो, या फिर ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सब जो है ये सब लगाया जाता था बुलेटिन बोर्ड में, ठीक है, हैड कम फ्रॉम देयर, अंडरस्टूड। तो अभी तक हमने देखा कि फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए जाना नहीं चाहता था, बिकॉज उसका जो उसने जो मतलब उसकी जो टीचर है उन्होंने कहा था कि जो एम एम एल है उन्होंने मिस्टर जो पार्टिसिपल्स है उस लेसन को प्रिपेयर करने के लिए बोला था, राइट। सो ही he did not completed his homework. Because of this reason he was very much terrified to come to school. And फिर भी उसने अपने जो distractions थे मॉर्निंग में, birds chirping, जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन सबको साइड में रख के वो जो है टाउन हॉल की तरफ जा रहा था। एंड उसने नोटिस किया कि एक बहुत ही बड़ा क्राउड जो है बुलेटिन बोर्ड के अराउंड सराउंड करा है। एंड बट उसे लगा कि ये हमेशा जो है बुलेटिन बोर्ड में जितने सारे बैड न्यूज़ होते हैं वही लगे होते हैं, सो मुझे इसमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है बिकॉज आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, ठीक है। तो अच्छा, वाचटर्स रिमार्क क्या था, ठीक है। सो वाचटर्स रिमार्क क्या था, वाचटर द ब्लैकस्मिथ, ये ब्लैकस्मिथ थे, टेल्स फ्रांस नॉट टू हरी, ठीक है, वो फ्रांस को कहते हैं कि तुम इतना जल्दी जल्दी मत करो, ठीक है, सेइंग ही विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है, स्कूल जाने के लिए अभी बहुत टाइम है। फ्रांस थिंक्स दैट ही इज बीइंग मॉक्ड, तो फ्रांस को ऐसा लगता है जो वाचटर है वो उसे क्या कर रहा है, मॉक कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा ऐसा हो चुका है कि वो लेट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसे लगता है कि जो वाचटर है वो जो एक ब्लैक स्मिथ है उन्होंने फ्रांस पर मॉक किया कि अभी भी बहुत टाइम है फ्रांस, तुम अभी भी बहुत टाइम है, स्कूल जा सकते हो, ठीक है। सो नॉट टू हरी, तो ये उसे मॉक लगता है, ओके। सो फर्स्ट जो मैंने किया, फर्स्ट जो फ्रांस का जर्नी था टू स्कूल वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, राइट। सो ऐसे करके पढ़ना है सेक्शन वाइज सो दैट यू रिमेंबर। सो फर्स्ट था फ्रांस का जर्नी टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं, अब स्कूल में वो चला गया है, अराइवल एट स्कूल। नाउ अराइवल एट स्कूल क्या हुआ, देखो, एन अनयूजुअल एटमॉस्फेयर, ठीक है, अभी हम एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, एन अनयूजुअल एटमॉस्फेयर, द कॉन्ट्रास्ट between a typical chaotic school morning and this specific day highlights that something is terribly wrong. तो जेन्युइनली जैसा होता है स्कूल, बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए मतलब जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा केओटिक स्कूल होता है, मतलब कोई ये कर रहा है, वो कोई वो कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है। बट उस मॉर्निंग या उस दिन जो है
दैट पर्टिकुलर डे सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा शांत था. एवरीथिंग वॉज वेरी क्वाइट. एंड इसकी वजह से ये जो एक ऐसा अनयूजुअल एटमॉस्फेयर था, उसके लिए उसे ऐसा लग रहा था कि देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग. ऐसा कुछ हो सकता है कि कुछ खराब होने वाला है या समथिंग टेरिबली रॉन्ग इज गोइंग टू टेक प्लेस. अब देखो, ये तो एटमॉस्फेयर था जब वो अराइव करता है टू स्कूल. नाउ द एरी साइलेंस. द एरी साइलेंस मतलब क्या? यूजुअली जो स्कूल होता है इट इज़ फिल्ड विद ग्रेट बसल. हसल बसल होने लगता है, ठीक है. डेस्क स्लैमिंग, लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, द रूलर्स रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है. ये सब चीज़ें होती रहती है. ये सब क्या है? हसल बसल जो है वो क्लास में होता है, स्कूल में होता है. बहुत ज़्यादा नॉइजी होता है एटमॉस्फेयर. ऑन दिस डे, जिस दिन वो जा रहा था, द प्रेजेंट डे, ऑन दिस डे इट इज़ एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. तो वो जो है उस दिन को संडे मॉर्निंग के साथ जो है कंपेयर करता है कि बहुत ज़्यादा शांत है. नो हसल बसल, नो डेस्क स्लैमिंग, नो लेसन्स रिपीटेड इन यूनियन, ठीक है. सब कुछ बहुत शांत है. ओके. अब देखो, एम हैमल काइंडनेस. एम हैमल का काइंडनेस तो हमने पहले देख लिया. द इरी साइलेंस किस टॉपिक के अंडर हमने ये देखा है? अराइविंग टू स्कूल, ठीक है. उसके उसके अंडर में हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज़ द एरी ऑफ साइलेंस. द एरी साइलेंस कि यूजुअली क्या होता है एंड अभी क्या एज प्रेजेंट डे क्या हुआ है, ठीक है. एम हैमल्स काइंडनेस, तो वो जो है एम हैमल को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है. इसीलिए अभी देखो क्या होता है. सो एम हैमल्स काइंडनेस, इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री ऑन व्हेन फ्रेंड्स enters late and embarrassed, M. Hamill speaks to him gently and tells him to take the seat. तो देखो बेसिकली क्या हुआ कि जब एम हैमिल जब जो हमारे फ्रांस है वो जब क्लास में एंटर करते हैं तो एम हैमिल जो है वो यूजुअली क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो डांटते हैं, ठीक है. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जब फ्रांस अंदर गया. सो एम हैमिल वॉज वेरी जेंटल टू हिम, वेरी बहुत ही जेंटली वो बोल रहे थे कि तुम जाके अपना सीट जो है सीट में जाके बैठ जाओ. इंस्टेड ऑफ बीइंग एंग्री ऑन हिम, एम्बैरेसिंग हिम, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. एंड ये जो है बहुत ही अनयूजुअल लगा, बहुत ही डिफरेंट लगा फ्रांस को, ठीक है. द संडे क्लॉथ्स. एम हैमिल The M. Hamill is wearing his beautiful green coat वो पहन रहे हैं. Frilled shirt and embroidered silk cap, attire he only wears on inspection or prize days. तो हमारे जो फ्रांस है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो एम हैमिल है उन्होंने किस तरीके का अटायर पहना था, ठीक है. सो एम हैमिल जो है वो क्या पहने हुए थे? ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुली ग्रीन कोट. वो ब्यूटिफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, ठीक है. एंड उसमें वो क्या था? वो एक फ्रील्ड शर्ट था एंड एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, 2 मार्क के क्वेश्चन में, दैट व्हाट वाज एम हैमिल वेयरिंग दैट डे, ठीक है. तो what M. Hamill was wearing? M. Hamill was wearing a beautiful green coat, frilled shirt and embroidered silk cap. एंड ये जो अटायर है ये मैक्सिमम केसेस में जो एम हैमिल है वो प्राइज डेज या कोई स्पेशल डे में पहनते हैं, इंस्पेक्शन डे में पहनते हैं. ओके. द एल्डर्स इन द बैक. नाउ द बैक बेंचेस. तो ये जब वो एंटर करता है, हमारा जो फ्रांस है वो जैसे क्लास को एंटर करता है तो देखता है कि एम हैमिल जो है वो बहुत ही अनयूजुअल है उस दिन, क्योंकि बीइंग लेट फ्रांस को डांट पड़नी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता. एंड उल्टा जो है उसे जेंटली कहा जाता है कि तुम जाके अपना सीट अपने सीट में जाके बैठ जाओ, ठीक है. तो ये बहुत ही उसे अनयूजुअल लगता है, राइट. नाउ उसके बाद जो जैसे ही वो बैठता है तो वो नोटिस करता है जो एम हैमिल है वो अपने ऐसे अटायर में है जो वो जनरली इंस्पेक्शन के डेज में या फिर प्राइज के डेज में पहनते हैं. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के डेज में वो पहनते हैं, कोई भी स्पेशल ओकेजन में वो पहनते हैं, राइट. नाउ the elders in the back benches which were usually empty, जो usually empty होते थे, are occupied by the village elders. जो village के elders हैं, ठीक है, जैसे कि old hosser,
द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये जो है ये क्या है, विलेज के एल्डर्स हैं एंड उन्होंने जो है ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है, दे ऑल ऑक्यूपाइड द एम्प्टी बेंचेस इन द बैक। बैक में जितने सारे बैक बेंचेस थे वो फिल्ड थे उस दिन बाय द एल्डर्स ऑफ आवर विलेज, ऐसा वो फ्रांस कह रहा है, ठीक है। एंड उसमें कौन कौन थे, ओल्ड हॉसर था, द फॉर्मर मेयर था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, ठीक है। लुकिंग सैड, एंड वो बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे एंड होल्डिंग ओल्ड प्राइमर्स, एंड वो जो है प्राइमर्स को होल्ड करके रख रहे थे। तो बेसिकली ऐसा कुछ माहौल था एंड उसे ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है फ्रॉम द यूजुअल डेज, ठीक है। नेक्स्ट द शॉकिंग अनाउंसमेंट। अब देखो जो फ्रांस है उसको कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो जैसे ही वो एंटर करता है स्कूल तो उसे ये सब अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिलती हैं, राइट। अब द शॉकिंग अनाउंसमेंट, दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं कि जो शॉकिंग अनाउंसमेंट था वो क्या था, बेसिकली दिस इज द टर्निंग पॉइंट। ये स्टोरी का जो है वो टर्निंग पॉइंट है, वो क्लाइमैक्स बेसिकली है कह सकते हो। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द कोर कॉन्फ्लिक्ट इज रिवील्ड। मतलब उसमें जो अंदर ही अंदर एक इंटरनल टर्मोइल चल रहा था, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, बहुत ही अनयूजुअल लग रहा है। जब वो स्कूल गया फिर जो हमारे वाचुतर थे उन्होंने भी कहा कि मतलब देर इज़ नथिंग टू वरी, तुम अभी बहुत टाइम है स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो ये सब बहुत ही अनयूजुअल लग रहा था, प्लस जो एम है वो भी बहुत अनयूजुअल लग रहे थे फ्रॉम दी यूजुअल डेज। तो इसीलिए जो है तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल लग रहा था। तो अभी जो अनाउंसमेंट होने वाला है वो होने वाला है स्टोरी का टर्निंग पॉइंट, ठीक है। एंड इससे जो है जो उसके अंदर जो कोर कॉन्फ्लिक्ट था ना वो रिवील होने वाला है, ठीक है, वो रिवील होने वाला है। सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द कोर कॉन्फ्लिक्ट इज रिवील्ड। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। सो अभी देखो तो बर्लिन जो है उन्होंने ऑर्डर दिया है। ऑर्डर ऑफ बर्लिन क्या है, एम हैमेल माउंट्स हिज चेयर, वो अपने चेयर को माउंट करते हैं एंड अनाउंसेस दैट एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से जो है एक ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑर्डर आया है कहाँ से, बर्लिन से आया है कि जो एम हैमेल है मतलब वो अनाउंस करते हैं कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस। जो एल्सेस और लॉरेन हैं उनके स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा। ओनली जर्मन विल बी taught to the students in the school of Alsace and Lorraine. Okay, this is their last French lesson. ये सुन के, ठीक है, ये सुन के जो है फ्रांस बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, निराश हो गया था, ठीक है। और उसका जो इनर कन्फ्लिक्ट था वो भी रिवील हो गया था, ठीक है। बट उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, एंड उसे फिर जो है सब कुछ अच्छा लगने लगा। वी विल कम टू दिस, ठीक है। सो द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हमने देख लिया कि एम हैमल जो अपने चेयर को माउंट करते हैं एंड वो अनाउंस करते हैं कि देयर हैज़ बीन अ ऑर्डर कमिंग फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। कहा एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा एंड दिस इज़ देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है। फ्रांस का रियलाइजेशन, अभी देखो फ्रांस जो है वो मतलब उसे इतना अच्छा नहीं लगता था, ना ही एम हैमल अच्छा लगते थे, ना ही एम हैमल अच्छे लगते थे और ना ही फ्रेंच के लेसन्स, ठीक है। बहुत ही बोर फील करता था एंड उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि एम हैमल कैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फ्रांस अभी क्या रियलाइज करता है, देखो आफ्टर नोइंग दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांस रियलाइजेशन, फ्रांस इज स्टक विथ सडन रिमोर्स। तो ये सुन के जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, मतलब एकदम स्टंट हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित हो गया था बेसिकली, ठीक है। सो फ्रांस इज स्टक विथ सडन रिमोर्स। ही रियलाइजेस दैट इज वॉट वॉज पोस्टेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो जब वो टाउन हॉल की तरफ जा रहा था और उसने देखा था कि बहुत सारे लोगों ने जो है भीड़ जमा कर दी थी किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया था, राइट। सो अभी उसे रियलाइज हो रहा है कि ये ही चीज़ है जो बुलेटिन बोर्ड में जो है पोस्ट हुई थी, ठीक है। ही रिग्रेट्स ऑल द टाइम्स ही चेज्ड बर्ड्स
eggs or went sliding on the sar instead of learning his native language. अब जो फ्रेंच लैंग्वेज था वो एक नेटिव लैंग्वेज था, तो वो अभी रिग्रेट करता है कि मैंने जो है बाकी सब कुछ किया सिवाय फ्रेंच सीखने के। ठीक है, मैंने बर्ड्स के एग्स को चेज किया, मैंने जो सार है उस पर स्लाइडिंग की, बट मैंने जो है फ्रेंच नहीं सीखा। ठीक है, एंड वो ये रियलाइज़ करता है, उसे बहुत ही टफ रियलाइजेशन होती है कि ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और अभी एक ऐसा टाइम आ गया है जो जहाँ जो फ्रेंच है वो और पढ़ाया ही नहीं जाएगा। दिस इज द लास्ट लेसन। हिज बुक्स विच वंस फेल्ट लाइक अ हैवी बर्ड, जो फ्रांस को पहले बहुत ही बर्डन लगता था, अब उसे जो है ये अच्छा लगने लग रहा था। उसे सडनली ये रियलाइज़ हुआ कि दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, ये ओल्ड फ्रेंड्स की जैसे है। ठीक है, तो ये क्या है, ओल्ड फ्रेंड्स है, ओल्ड फ्रेंड्स है जिनसे मैं अभी बिछड़ने वाला हूँ। ठीक है, द अभी देखो नेक्स्ट इज द रिसाइटेशन एंड द ब्लेम। अभी इतना समय हमने क्या देखा, हमने देखा कि द शॉकिंग अनाउंसमेंट, ये अनाउंस हो गया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अभी सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी और जर्मन पढ़ाया जाएगा, एंड फ्रेंच का ये क्या है, लास्ट लेसन है। दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। अब फ्रांस को ये रियलाइज़ होता है कि उसने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है एंड अभी उसे कुछ भी नहीं पता है अपने नेटिव लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, एंड उसे जो बुक्स बर्डन लगती थी, अब उसे क्या लगने लगा है, ये अपने ओल्ड फ्रेंड्स के जैसे लगने लगा है, एंड नाउ ही इज मिसिंग। ठीक है, द रिसाइटेशन एंड द ब्लेम, द फोकस। अभी बेसिकली क्या होता है, एम हैमिल जो है वो खुद को ब्लेम करते हैं, वो बच्चों को ब्लेम करते हैं, वो अपने बच्चों के पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। ठीक है, फॉर नॉट फोकसिंग ऑन द नेटिव लैंग्वेज, एंड बाकी सब चीज़ों में उन्होंने फोकस किया, बट अपने नेटिव लैंग्वेज को ही नहीं सीखा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है। ठीक है, द फोकस शिफ्ट्स टू द कलेक्टिव गिल्ट ऑफ द कम्युनिटी रिगार्डिंग देयर नेग्लेक्टेड एडुकेशन। तो उन्होंने अपने एडुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी में ना रख के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी सब चीज़ों को जो है बाकी जितने सारे चीज़ें हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी की, एंड अभी उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है, एंड दे कीप नेग्लेक्टिंग द एडुकेशन। ओके, अब फ्रांस का फेलियर, व्हेन इट इज़ फ्रांस टर्न टू रिसाइट the rules of participles, he get mixed up on the very first word and stands there, heart pounding, unable to look up. तो जब वो मतलब जैसे कि हमें एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फ्रांस जो है वो भूल गया था एंड उसने जो है अपनी लेसन्स जो है वो प्रिपेयर नहीं की थी पार्टिसिपल्स पे। अब उसे ही पूछा गया जब फ्रांस का टर्न आया कि तुम रिसाइट करो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, सो ही वाजंट एबल टू इवन इवन कंप्लीट अ सिंगल सेंटेंस। वो फर्स्ट वर्ड में ही क्या हो गया था, मिक्सड अप हो गया था। ठीक है, तो उसका जो हर्ट था वो बहुत ज़्यादा पाउंडिंग हो रहा था, उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था खुद के ऊपर कि मैंने कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और कितना मैंने अपना जो नेटिव लैंग्वेज है उसके फर्स्ट वर्ड में ही मैंने मैसअप कर लिया, एंड ही वॉज अनेबल टू लुक अप, ही वॉज वेरी एम्बेरस्ड, ही वॉज वेरी शेम, उसे बहुत ज़्यादा शेमफुल एक रियलाइजेशन हो रहा था। एम हैमिल्स रिफ्यूजल टू स्कोल्ड इंस्टेड ऑफ पनिशिंग फ्रांस, कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तुमने क्यों पार्टिसिपल्स को सीखा नहीं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ punishing France, M. Hamel points out a large societal flaw, the habit of putting off learning until tomorrow. तो हम सब कुछ जो लर्निंग होता है हमें लगता है कि कल सीख लेंगे, कल कर लेंगे, वो चीज़ पर वो जो है बेसिकली पॉइंट आउट करते हैं कि हमारी इस चीज़ की वजह से हम अभी एक ऐसे जगह में हैं जहाँ हमें पता ही नहीं है हमारी नेटिव लैंग्वेज के बारे में। हमने सब कुछ जो है हमने अपने लर्निंग को प्रायोरिटाइज ना करते हुए बाकी सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया एंड लर्निंग को कल के भरोसे पे रख दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्लेम। अभी देखो एम हैमिल जो है वो सब पर जो है अपने ब्लेम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबके पास जो है अपने ब्लेम को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे कि हम अपने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे वो
जो ब्लेम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। एम हैमल आइडेंटिफाइज 3 ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ एडुकेशन। एडुकेशन नेग्लेक्टेड होने की वजह से या एडुकेशन लैक ऑफ एडुकेशन के 3 रीजंस है या 3 ऐसे लोग हैं, ऐसे ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस फॉर दिस लैक ऑफ एडुकेशन। फर्स्ट है द स्टूडेंट्स फॉर प्रोकेस्टिनेटिंग। अब जो स्टूडेंट्स है वो प्रोकेस्टिनेट करते थे कि कल सीख लेंगे कल सीख लेंगे, और कल कभी आया ही नहीं, ठीक है, और कभी आने भी नहीं वाला, बिकॉज अभी जो बर्लिन है उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि जर्मन पढ़ाया जाएगा। सो फ्रेंच का जो लेसन है वो आज ही लास्ट है, ठीक है। सो द स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ प्रोकेस्टिनेट करते रहे। जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, दे वर प्रेफरिंग टू send their children to the work on farms or at meals for a little extra money instead of keeping them in school। तो जो पेरेंट्स थे वो लर्निंग को प्रायोरिटाइज ना करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को मिल में भेजा, फार्म में भेजा, ताकि थोड़ा मनी एक्स्ट्रा मनी जो है उसका इनकम हो सके, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैम इन स्कूल। वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं, हिमसेल्फ, द टीचर इटसेल्फ, for sending students to water his flowers or giving them a holiday whenever he wanted to go trout fishing। तो जब भी वो फिशिंग के लिए जाते थे तो वो छुट्टी दे देते थे, और जब भी मतलब वो जो है स्टूडेंट्स को कहते थे कि जाओ जाके अपने मेरे जो गार्डन है उसमें पानी दो, गार्डन के फ्लावर्स में पानी दे के आओ, ठीक है। सो वो अपने आप को भी ब्लेम करते कि मैंने पढ़ाई को प्रायोरिटाइज ना करते हुए, स्कूल को प्रायोरिटाइज ना करते हुए मैंने बच्चों को हॉलीडेज दिए, ठीक है, अपने काम के लिए, अपने फिशिंग के लिए, और मैंने जो है बच्चों को फ्लावर्स में वाटर देने के लिए मैंने बोला। तो ये सब जो है वो ब्लेम गेम शुरू होता है, वो सबके पास जो है वो ब्लेम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रेज फॉर दी फ्रेंच लैंग्वेज। अभी बेसिकली जो एम हैमल है वो प्रेज करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे अच्छा लैंग्वेज है, सबसे इजी लैंग्वेज है, सबसे सिग्निफिकेंट लैंग्वेज है। एम हैमल delivers a passionate speech about the cultural significance of language। ठीक है, तो वो जो है वो एक स्पीच देते हैं, एक पैशनेट स्पीच देते हैं कि क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है एक लैंग्वेज का, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज, ठीक है, वो कहते हैं कि फ्रेंच जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। एम हैमल डिक्लेयर्स फ्रेंच टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे दुनिया में फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। लैंग्वेज एज अ की ऑफ फ्रीडम। अब देखो वो समझाते हैं विलेजर्स को, बच्चों को, कि जो लैंग्वेज है वो हमारा एक वेपन है, इट एक्ट्स एज अ वेपन, ठीक है। सो लैंग्वेज एज अ की टू फ्रीडम, ही अर्जेस द विलेजर्स टू गार्ड इट अमॉन्ग देमसेल्व्स। वो कहते हैं बच्चों को, कहते हैं विलेजर्स को, कहते हैं कि अपने लैंग्वेज को खुद गार्ड करना सीखो, एंड कभी भी यू डू नॉट स्टॉप फ्रेंच को हमें अपने डेली टू डेली लाइफ में यूज़ करना है, और उससे हमें जो है कभी भी भूलना नहीं है, वो हमारा वेपन है फॉर फ्रीडम। He urges the villagers to guard it among themselves and never forget it, explaining that when a people are enslaved, जब लोग enslaved हो जाते हैं, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। उनके प्रिजन के लिए उनके पास क्या है, एक की है, एंड वो की कौन है, लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज एक्टिंग एज अ की फॉर फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फाइनल ग्रामर एंड राइटिंग लेसन्स। ओके, सो ये 6th है, 7th है, एंड उसके बाद और क्या है, 8th। सो दिस इज और 3 है हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होने का। ओके, सो अभी तक हमने जो भी पढ़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब देखो द फाइनल ग्रामर एंड राइटिंग लेसन्स। तो अभी आज मतलब एम हैमल जो है इतने डेडिकेटेड थे कि उन्होंने लास्ट डे होने के बावजूद भी अपना पूरा काम किया, ग्रामर पढ़ाया, लेसन्स पढ़ाया, पार्टिसिपल्स को करवाया, सब कुछ करवाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज लास्ट लेसन है इसलिए छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सब कुछ पढ़ाया, अपने डेली जैसे वो पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। तो फ्रांस को जो है ऐसा लगने लगा कि इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे इतने दिन समझ में क्यों नहीं आया, और शायद आज ज़्यादा अच्छे से पढ़ा रहे हैं।
तो फ्रांस को ये सब लगने लगा। देखो, द फाइनल इंस्ट्रक्शनल मोमेंट्स आर फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड इंटेंसिटी एंड डेडिकेशन फ्रॉम बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अब जो है लास्ट लेसन में आके जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स में भी एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होने लगा, एंड वो जो है इतना डेडिकेशन से पढ़ने, टीचर पढ़ा रहे थे और स्टूडेंट जो है वो सुन रहे थे, वो इतना ज़्यादा, मतलब पहले ऐसा हुआ ही नहीं, बट आज जब लास्ट लेसन है तो ऐसा हुआ। ठीक है, देखो, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग इन द ग्रामर लेसन्स, फ्रांस इज अमेज्ड एट हाउ इजीली ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। आज सडनली उसे ये रियलाइज होने लगा कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ही रियलाइजेज ही हैड नेवर लिसन टू केयरफुली। वो रियलाइज करता है कि शायद मैंने अच्छे से कभी भी सुना ही नहीं लेसन्स को। एंड एम हैमिल हैड नेवर एक्सप्लेन थिंग्स सो पैशनेटली। तो वो कहते हैं कि फ्रांस जो है वो कहता है कि वो ये रियलाइज़ करता है कि या तो मैंने कभी भी इतने अच्छे से सुना नहीं, और दूसरा कि जो एम हैमिल है उन्होंने कभी भी इतने अच्छे से, इतने पेशेंटली वो उन्होंने कभी लेसन्स को पढ़ाया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज द न्यू कॉपीज। फॉर द राइटिंग लेसन्स एम हैमिल हैज़ प्रिपेयर्ड न्यू कॉपीज रिटन इन ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। तो जो कॉपीज़ है उनमें लिखा क्या है, फ्रांस एल्सेज, फ्रांस एल्सेज। दिस लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग अराउंड द रूम। ऐसा लग रहा था कि पूरे रूम में जो है जो कॉपीज़ है वो ऐसा दर्शा रहे थे कि दे आर द फ्लोटिंग फ्लैग्स, जो पूरे रूम में फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट फोकस। द ओनली साउंड इन द रूम इज स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ऑन पेपर। तो इतना साइलेंस था, सिर्फ और सिर्फ सब जितने सारे लोग थे सब जो है अपने पेन्स और पेपर में लिख रहे थे, पेन से पेपर में लिख रहे थे, और उसका ही सिर्फ स्क्रैचिंग का साउंड आ रहा था, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा था। सो साइलेंट इट वॉज एंड सो डेडिकेटेड द पीपल वेयर ऑन देयर लास्ट लेसन। तो ये बहुत ही अजीब लग रहा था। Even when some beetles fly in, no one pays attention, not even the littlest children। जो बहुत छोटे चिल्ड्रन थे उन्होंने भी इतना वो भी इतने डेडिकेटेडली काम कर रहे थे। They also did not pay any attention to the beetles। ठीक है, the pigeons on the roof। France hears pigeons cooing on the roof and thinks to himself with quiet irony, will they make them sing in German too? Even the pigeons symbolizes the impossibility of altering nature and deep-rooted identity। तो इधर बेसिकली हमारा जो फ्रांस है वो कहता है, वो एक क्वेश्चन अपने आप को खुद पूछता है कि जो अभी पिजन्स क्वीइंग कर रहे हैं, जो साउंड वो कर रहे हैं, क्या अभी वो भी अपने जर्मन वे में साउंड करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये क्या सिंबलाइज करते हैं कि देयर इज इम्पॉसिबिलिटी। ये इम्पॉसिबिलिटी है टू ऑल्टर द नेचर को अपने हिसाब से ऑल्टर करना, और जो डीप रूटेड आइडेंटिटी है उसे वॉश अवे करना। तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज द एम हैमिल्स साइलेंट ग्रीफ। तो अंदर ही अंदर जो है एम हैमिल बहुत ज़्यादा क्या है, दुखी है, क्योंकि मतलब उन्होंने अपने 40 साल 40 years ऑफ सर्विस जो है उन्होंने दिया था, एंड अभी जो है उन्हें एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन आ रहा है उनके अंदर कि कितना, मतलब कैसे मैं अभी ये सब छोड़ के जाऊँ। ठीक है, 40 years ऑफ टीचिंग, 40 years ऑफ सर्विस मैंने दिया है, और मैंने जो है फ्रेंच पढ़ाया है। ठीक है, तो अभी ये सब मुझसे बहुत ही मुझे अजीब लग रहा है कि ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। लुकिंग अराउंड द रूम तो वो जो है अपने रूम के अराउंड देख रहे हैं। वाइल द स्टूडेंट्स राइट, एम हैमिल सिट्स मोशनलेस। जो एम हैमिल है वो मोशनलेस बैठे हुए हैं, गेजिंग एट एवरी ऑब्जेक्ट इन द रूम एज इफ ही इज ट्राइंग टू इम्प्रिंट द सीन इन टू हिज हेड। एम हैमिल जो है वो अभी ऐसे देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मोशनलेस है, एंड वो जो है हर एक ऑब्जेक्ट पर ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो ये सब जो है प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, ही इज इम्प्रिंटिंग ऑल दो सीन्स ऑन हिज माइंड। 40 years ऑफ सर्विस he had spent 40 years in the same place। एक ही जगह में उन्होंने अपने 40 years, अपने इनिशियल टाइम को इधर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अपने 40 years अपने इधर ही उन्होंने गुजार दिए हैं, with his garden outside the window and his class in front of him। The only changes were worn down desk, grown walnut
grow on walnut trees, and a hawkweed he planted himself that now weathered the windows. तो बेसिकली ये सब चीज़ें डिफरेंट है, बाकी सब जो है उन्हें सेम लग रहा है. एंड अभी उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं 40 ईयर्स मैंने अपने एक ही जगह में बिता दिए. एंड ये बहुत ही उन्हें मतलब ये सोचते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा अंदर अंदर जो है बहुत ही दर्द हो रहा है. सो इंटरनल ग्रीफ देखने को मिल रहा है. मूविंग बॉक्सेस ओवरहेड, his sister can be heard packing their trunks as they must leave the country the very next day. तो अभी जो है उनकी जो सिस्टर है वो बाकी सब जो है पैकिंग कर रही है, क्योंकि उन्हें जो है नेक्स्ट डे जो है इधर से जाना है. ही विल नॉट बी एबल टू लीव हियर. सो वो जा रहे हैं एंड उन्हें जर्मन नहीं पढ़ाना. ठीक है. सो ओवरहेड हिज सिस्टर कैन बी हर्ड पैकिंग देयर ट्रंक्स एज दे मस्ट बी लिविंग दिस कंट्री द नेक्स्ट डे. तो इस कंट्री को वो छोड़ के कहा जा रहा है नेक्स्ट डे वो कहीं और जा रहे हैं. द क्लॉक स्ट्राइक्स 12. अब जो है सबसे ज़्यादा मतलब एकदम सबसे बहुत ही दुखी वाला सीन आने वाला है, क्योंकि अभी जो है द लास्ट गुड बाय बेसिकली होने वाला है. द क्लॉक स्ट्राइक्स 12. जैसे ही क्लॉक में 12 स्ट्राइक हुआ, द एंड ऑफ द लेसन एंड हो गया, स्कूल ख़त्म हो गई. द इमोशनल क्लाइमेक्स एंड कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी. इसमें हम देखने वाले कि इमोशनल क्लाइमेक्स और हम देखने वाले हैं कि कैसे स्टोरी का कंक्लूजन होता है. द एंजलस एंड द ट्रम्प्स. अभी देखो, द चर्च क्लॉक स्ट्राइक्स 12 followed by the Angelus prayer. At the same moment, the trumpets of the Prussian soldiers returning from drill sound under the windows. The choked voice. M. Hamel stands up, pale and tall. अब जो है M. Hamel सब बहुत ज़्यादा दुखी है. ठीक है. एंड उनसे बोला भी नहीं जा रहा है. ठीक है. वो बहुत ज़्यादा पेल हो गए हैं. ठीक है. जो एक ब्राइटनेस थी वो नहीं है. He tries to speak. I ऐसे वो बोलना चाहते हैं बट वो नहीं बोल पा रहे बिकॉज अंदर ही अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है एंड ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक अ वर्ड. बट इमोशन चोक्स हिम. इमोशन जो है वो उसे उन्हें चोक कर ले रहा है एंड ही के नॉट फिनिश हिज सेंटेंस. एंड वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना ज़्यादा दुखी है. ठीक है. द फाइनल एक्ट. ही टर्न्स टू द ब्लैक बोर्ड, takes a piece of chalk and bearing down with all his might, writes as large as he can, Vive la France. वो कहते हैं कि Vive la France. Vive la France मतलब कि Long live France. तो वो ये बहुत लंबे लंबे करके बड़े बड़े करके वो जो है लिखते हैं पूरे बोर्ड में, लार्ज हैंड राइटिंग में वो लिखते हैं Vive la France. Vive la France मतलब कि Long live France. ठीक है. तो वो कहते हैं कि फ्रांस जो है अमर है, वो जिएगा. ठीक है. ऐसे करके वो लिखते हैं लॉन्ग लीव फ्रांस. नेक्स्ट इज द डिसमिसल. अनएबल टू स्पीक फर्दर, ही लीन्स हिज हेड. वो अपने हेड को लीन डाउन करते हैं अगेंस्ट दी वॉल एंड विदाउट द वर्ड. वो कोई भी वर्ड नहीं बोल पा रहे. ही इज चोक्ड बाई इमोशंस. सो वो एक जेस्चर क्रिएट करते हैं विथ हिज हैंड टू द क्लास, जो क्लास में बैठे हुए लोग हैं. ठीक है. दैट स्कूल इज डिसमिस्ड. स्कूल डिसमिस्ड हो गया है एंड अब तुम जा सकते हो. अपने हैंड से वो एक जेस्चर क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो एक भी वर्ड जो है वो नहीं बोल पा रहे. ही इज़ नॉट एबल टू अटर अ वर्ड बिकॉज ही इज चोक्ड बाई इमोशंस. सो ही मेक्स अ जेस्चर बाई हिज हैंड टू द क्लास सो दैट दे कैन बी नोटिफाइड कि स्कूल अभी ख़त्म हो गया है. स्कूल इज डिसमिस्ड एंड यू मे गो. अब तुम जा सकते हो. सो हियर द होल चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड. एंड अभी मैंने 8 पॉइंटर्स क्रिएट किए थे एंड उसके अंदर मैंने जो है अंडर पॉइंट्स क्रिएट किए थे एंड ऐसे करके मैंने पूरा चैप्टर को डिवाइड कर दिया था. नाउ इट बिकेम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मतलब चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है. सो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें हम वर्ड मीनिंग्स देखने वाले हैं और हम देखने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस और शायद मैं कोई क्वेश्चन लेके आऊँ. सो वो देखते हैं. बट ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगी. सो आई होप कि आपको ये जो लास्ट लेसन है वो समझ में आया होगा. एंड मैं नेक्स्ट डे जो है समरी भी लेके आऊँगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि एक रिकैप हो जाए. ठीक है. बट व्हाट यू हैव टू डू, you have to again go through the whole chapter again the way I have made
यू अंडरस्टैंड, यू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड, ठीक है. रीड लाउड. एंड ये देखो, इंग्लिश के चैप्टर्स के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स देना है एंड यू आर डन. ओके. सो हियर आज पता है कि क्या बोलते हैं, टाइमिंग जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है ऑफ द लेक्चर. 39 मिनट्स हो गए हैं. इट इज़ ओके. बट अभी मैंने पूरा चैप्टर जो है सब कुछ एक साथ नहीं लाया, सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज. इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लेक्चर में एक्सप्लेनेशन करवाया, ठीक है, बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट लॉन्ग. Okay, so I hope you have understood this lecture. Okay, so अगर प्रॉब्लम आती है, any doubts, please let me know in the comment section. Okay, and if you have any query, please write it in the comment section. I will be responding your every comment. Okay, so thank you so much. Bye bye, and please subscribe the channel for getting the notifications. Bye bye.